जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ ने बीबी की मदद करके उसको जिता दिया था और बीबी ने उसे फिर एक बहुत खास पिल दी थी जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जो भी उसकी बोन्स और ब्लड मैरो है वो साफ होने लगी है और जो भी उसकी बॉडी के अंदर इम्प्योरिटीज है वो बाहर उसके शरीर पर आने लगी है। इस पिल से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में गंदगी को बाहर निकाल रही है। उसने कभी कोई पिल नहीं खाई है जिसकी वजह से ये पिल बचपन से अब तक जितनी भी उसके शरीर में इम्प्योरिटीज और कमजोरी थी उसको दूर करने की कोशिश कर रही है और जो भी इम्प्योरिटी है वो उसके शरीर पर आकर इसलिए जम जा रही है, इसलिए उसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। उसकी बदबू इतनी ज्यादा है कि आसपास के जितने भी उसके रूम थे उसमें से बच्चे निकलकर बाहर भागने लगते हैं और ये बदबू बाहर तक आ रही थी जिस वजह से यहाँ का केयर टेकर भी भाग खड़ा होता है। यू हाओ की पूरी बॉडी पर वो इम्प्योरिटी थी जो बढ़ती जा रही थी, इसलिए पूरे हॉस्टल में ये बदबू आने की वजह से सब बच्चे बेहोश होकर बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं और उनकी आवाज से उसकी भी आँख खुल जाती है, लेकिन उसे अपने पास वैंग डोंग नहीं दिखता। उसको भी खुद में से बदबू आती है, इसलिए वो तुरंत नहाने जाता है और अब बदबू खत्म हो जाने के बाद अपने कमरे में मेडिटेट करके कल्टीवेट करने लगता है। उसकी मेरिडियंस ओपन हो गई हैं और थिक भी हो गई हैं। पर्पल जेमिनी जो उसकी है वो माइक्रो लेवल तक देखने के अब काबिल हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या ये मेरा रिबॉर्न हुआ है जो अचानक इतना शक्तिशाली मैं फील कर रहा हूँ। वहाँ अब वैंग डोंग भी आता है और वो बदबू जब यहाँ नहीं पाता तो अंदर जाता है। यू हाओ पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मेरी कल्टीवेशन भी बहुत बढ़ गई है, जिस पर वैंग डोंग बताता है कि ये सब बीबी के जुआन शुई दान पिल से हुआ है। ये इतनी महंगी पिल है कि ये मैरो को साफ कर देती है और तुम्हारी सोल पार बहुत बहुत बढ़ा देती है। जब इम्प्योरिटीज बाहर निकलती हैं तो बहुत बदबू आती है और इसलिए तुम्हारे शरीर पर डर्ट थी। तुम अब ऐसे हो गए हो जैसे तुम्हारा ये नया जन्म हुआ हो। वैंग डोंग उससे फिर ब्रेकफास्ट पर चलने को कहता है क्योंकि दो लोगों को साथ में अलग टेबल मिलता है जो वैंग डोंग लेना चाहता है। यू हाओ और वो फिर भागकर मेस की तरफ जाने लगते हैं। कैंपस इनका बहुत बड़ा है, इसलिए ये साइकिल पर नदी किनारे चल रही हैं और यहाँ की लेक पर पहुँचते हैं। लेक की दूसरी साइड इनर कोर्ट है जहाँ एलाइट ऑफ एलाइट्स रहते हैं। यू हाओ सोचने लगता है कि वो लोग कितने शक्तिशाली होते होंगे। वो दोनों आराम से वहाँ बैठे ही थे कि तभी वहाँ उन्हें कोई आता हुआ दिखता है अपनी तरफ। वो अपनी पर्पल जेमिनी से देखता है तो वो एक लड़की है जो उन्हीं की तरफ उनको मारने आ रही है। उसके पास मोटू जैसी फिनिक्स की पार है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जरूर इनर कोर्ट से आ रही है। वो फिर बहुत पास आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। वो दोनों इससे बचने की कोशिश करते हैं। वो अपनी आंख से इन्हें जलाने की कोशिश कर रही है और ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। वैंग डोंग यू हाओ को उठाकर अपनी बटरफ्लाई विंग्स का यूज करके वहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चारों तरफ आग लगा देती है जिस वजह से वैंग डोंग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। वो लड़की इन पर आग से बहुत तेज से हमला करती है जिससे ये दोनों नीचे जाकर गिरते हैं और घायल हो जाते हैं। स्काई ड्रीम समझ जाता है कि उसे ही अब कुछ करना होगा। वैंग डोंग बेहोश हो गया था और यू हाओ के अंदर जो स्काई ड्रीम है वो अब यू हाओ की बॉडी का यूज करके उस पर आइस छोड़ता है। वो लड़की अपने पंखों का यूज करके बचने की कोशिश करती है और फिर उनको मारने के लिए इनके करीब आने लगती है, लेकिन स्काई ड्रीम फिर से यू हाओ की बॉडी का यूज करके उस पर बहुत तेजी से आइस छोड़ने लगता है और उसको जमाने की कोशिश करने लगता है। वो लड़की अपने फिनिक्स की पूरी ताकत लगा देती है और शुरू में उसकी आइस रिफ्लेक्ट होकर आसपास की जगह को जमाने लगती है, लेकिन वो लड़की और ज्यादा नहीं रुक पाती और यू हाओ की आइस से जम जाती है। यू हाओ बहुत खुश होता है कि उसने ऐसा किया। स्काई ड्रीम भी उसकी बॉडी को मजबूत होता हुआ देख खुश होता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर जो सील लगी है उसकी फर्स्ट सील को खोल दिया है जिससे अब मैं तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेंथ दे पाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ बाकी सब भी आने लगते हैं, इसलिए स्काई ड्रीम स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर डीप चला जाता है जिससे यू हाओ अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करने की वजह से बेहोश हो जाता है। वहाँ अब एल्डर्स भी आते हैं और ये समझ जाते हैं कि इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट ने आउटर कोर्टयार्ड के 2 स्टूडेंट्स को बेहोश कर दिया है। एल्डर्स तुरंत इन दोनों को हीलिंग एरिया में ले जाने को कहते हैं और खुद वहाँ इस जगह को अपनी बार से पहले से भी और ज्यादा हरा भरा बना देते हैं।
उन्हें पानी में फिर वो लड़की भी मिल जाती है और फिर इनर कोर्ट के एल्डर्स इस लड़की को वापस ले जाते हैं। यू हाओ जो अपनी स्पिरिचुअल रिलम में है वो स्काई ड्रीम को धन्यवाद बोलता है, क्योंकि अगर वो ना होता तो अब तक ये पक चुका होता उसकी आग से। स्काई ड्रीम उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की तारीफ करता है कि ये काफी इम्प्रूव हो गई है। फर्स्ट सील जो तुम्हारी बॉडी पर लगी थी वो भी पार्शियली अब ओपन हो गई है और पूरी तरह से फर्स्ट सील को ओपन करने में तुम्हें 1 साल लगेगा। अब ये कहकर वो फिर से सोने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इनर कोर्ट के अंदर हम उस लड़की को देखते हैं जो बेहोश है और वो बेहोशी की हालत में यही सपना देख रही है कि कैसे वो उन दोनों को मार रही है और कैसे वो दोनों उस पर भारी पड़ गए हैं और उन्होंने उसे बर्फ में जमा दिया है। उसको अभी तक बीमारी का महसूस हो रहा है और फिर तभी वो उठ खड़ी होती है और अपने पास एल्डर को खड़ा हुआ देखकर पूछती है कि मेरे अंदर आग क्यों नहीं बची, आखिर मैं इतनी बीमार क्यों महसूस कर रही हूँ। जिस पर एल्डर उसे समझाती हैं कि तुम्हारे अंदर जो इविल फायर है वो सप्रेस नहीं हो सकती है और ये चीज तुमने मुझसे छुपा कर रखी। वो लड़की गिल्ट महसूस करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सीरियस चीज है। एल्डर कहते हैं कि तुम अपनी इस इविल फायर के कंट्रोल में आकर उन 2 लड़कों को मार ही देती। वो लड़की ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे लगा था कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊंगी, लेकिन जितना ज्यादा मैं इसे कंट्रोल करती हूँ उतना ज्यादा ये मुझ पर बैक फायर अप करती है। वो फिर सोचती है और पूछती है कि आखिर वो कौन सी इतनी मजबूत फोर्स थी जिसने मेरी फिनिक्स की बार को ठंडा कर दिया। जिस पर एल्डर कहते हैं कि वो प्योर आइस एट्रीब्यूट था और वो एट्रीब्यूट तुम्हारी फिनिक्स से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो दोनों थे कौन। पहले तो एल्डर को लगा था कि ये किसी फैमिली ने भेजे हैं किसी मिशन के लिए, लेकिन जब मैंने अपने लोगों से इनका बैकग्राउंड चेक करवाया तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनमें से एक यू हाओ है जो तैंगसेक के कोटा से यहाँ आया है, जो कि एक अनाथ है और उसका टैलेंट भी एवरेज ही है। दूसरा है वैंग डोंग जो अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा है और ये दोनों ही किसी भी तरह के कोई सोल्जर बैकग्राउंड को नहीं रखते हैं और ये काफी अजीब चीज है। वही एल्डर सब इन दोनों को जो होश में आ गए हैं इस इंसिडेंट के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम इस चीज को सीक्रेट रखना, और सीक्रेट रखने के लिए वो इन दोनों को बहुत ज्यादा महंगी पिल भी देता है। ये देखकर वैंग डोंग बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये सोल लाइफ पिल है। यू हाओ जिसको पिल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है वो पूछता है क्या ये ज़्वान शुई जैसी पिल है, जिस पर वो कहता है कि ये उसी के बराबर की पिल है और ये भी बहुत ज्यादा महंगी है। अब वो कहता है कि वो इन पिल के बदले इस सीक्रेट को जरूर छुपाएगा। वो दोनों फिर वहाँ से खुश होकर वापस जाने लगती हैं और रास्ते में उन्हें तांग्या दिखती है जो कहती है कि अब मैंने दुकान के लिए एक और बढ़िया आइडिया सोचा है, इसलिए जल्दी से चलो और अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा और जो भी तुम्हें बुली करेगा उसको मैं देख लूंगी। और फिर वो उसको एक पिल और देती है जो बीबी ने भिजवाई थी और वैंग डोंग ये देखकर काफी शौक होता है क्योंकि ये ज़्वान शुई बॉन्ग की सेकंड पिल है। वैंग डोंग पूछता है कि आपने मेरे तैंगसेक को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचा है, जिस पर वो याद दिलाती है कि उसने बीबी से इस बारे में डिस्कस किया था और बीबी ने वैंग डोंग का तैंगसेक को ज्वाइन करने के लिए एक टेस्ट रखा है। अगर वैंग डोंग फ्रेशमैन इवैल्यूएशन में फर्स्ट आ जाएगा तो वो वैंग डोंग को तैंगसेक में शामिल कर लेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उनमें ये डील हो जाती है और अब वो तीनों मार्केट में जाते हैं और वहाँ उसकी दुकान के आगे जू शांशी ही खड़ा था और वो आज इनसे लड़ने के लिए नहीं बल्कि इनके फिश को सबसे पहले खरीदने के लिए खड़ा है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। यू हाओ सभी को फिश रोस्ट करके देने लगता है और जू शांशी दोनों फिश को लेकर जियांग के पास जाता है और उसको ये फिश ऑफर करता है और कहता है कि मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी है। जियांग उसको टेढ़ी आंखों से देखने लगती है, लेकिन वो उसे क्लैरिफाई करता है कि आज मैंने ये किसी को बुली करने के लिए नहीं बल्कि मैं सबसे आगे खड़े होकर तुम्हारे लिए लाया हूँ। जू शांसी जियांग को पसंद करता है इसलिए वो इसको इम्प्रेस करना चाहता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए वो कई बार बाकियों को बुली भी करता है, लेकिन जियांग उसकी फिश को लेने से इनकार कर देती है। जू शांशी एक बार फिर से कल के लिए माफी मांगता है कि वो अब कभी किसी को बुली नहीं करेगा और पहले भी मैंने सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए वो सब किया था। जिस पर जियांग कहती है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और मुझसे दूर हो जाओ। ये सब सुनकर जू शांशी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने आप को कोसने लगता है कि वो ऐसा क्यों है। उसका दिल टूट गया है
लेकिन फिर भी वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। वहीं अब रात के 9 बज जाते हैं और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और सोने से पहले वो दोनों ही सोल पिल को खा लेते हैं और मेडिटेट करने लगते हैं। अब फिर प्रैक्टिस, स्कूल, मार्केट में दुकान लगाते लगाते उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। जू सांशी अभी भी जियांग के पीछे पड़ा है और वो हार मानने वालों में से नहीं है। और फिर कुछ दिनों बाद इनका एवोल्यूशन का दिन आ जाता है और टीचर बताती है कि तुम 3 लोग एक टीम में रहोगे और एक टीम में सिर्फ एक ही स्टॉर्म अटैक ब्रांच का सोल मास्टर हो सकता है। ऐसी तुम्हारी 300 टीम बनेगी और इनमें से 150 टीम एलिमिनेट कर दी जाएंगी। टीचर इन्हें फॉर्म भी दे देती है कि इनको किस डायरेक्शन में अपनी ट्रेनिंग देनी है और एक लड़की जो वहाँ बैठी थी वो इन दोनों को देखकर अपनी टिक लगा देती है। और जब टीचर इन तीनों का फॉर्म देखती है तो चिल्ला कर कहती है कि ये तुमने ऐसे ही एक दूसरे को देखकर फॉर्म भरा है ना। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।